गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय वीडियो। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। व्हाट इज द ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटीज यू कैन गेट इफ यू आर डूइंग अ वर्क इन अ ऑर्गेनाइज सेक्टर। यदि आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, यदि कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है तो किस तरह की फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू गेट कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एक्टिविटीज होती हैं टू पार्ट होते हैं, फर्स्ट इकोनॉमिक और सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम अगेन सेक्टर को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, और सेकंड पार्ट आपका होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बट इस लेक्चर में हम, इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन अंडर द वेरियस लॉ। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। कोई भी कंपनी हो या कोई भी जो सेक्टर है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, यदि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑलवेज गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है और उसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। कौन कौन से? सच एज मिनिमम वेज एक्ट, उसमें मिनिमम वेज एक्ट को फॉलो किया जाता है। फैक्ट्री एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। मीन्स यदि कोई पर्सन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क कर रहा है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा उसको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर इन सभी एक्ट को फॉलो करता है। कौन कौन से एक्ट को? मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये सारे एक्ट जो हैं वो एक एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, एक एम्प्लॉय को बेटर जॉब प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है इन सभी एक्ट को फॉलो करता है। दैट इज द क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यदि कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क कर रहा है तो उसे जॉब की सिक्योरिटी होती है। उसकी जॉब ऐसे ही नहीं जाती है जैसे प्राइवेट सेक्टर में। आपने क्या देखा कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी लोग आते हैं, कभी भी लोग चले जाते हैं। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी जो होती है, जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है, उनको, उन पर्सन को कभी भी वो निकाल सकती है, कभी भी उनसे रिजाइन की जो डिमांड है वो कर सकती है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में यदि आप वर्क कर रहे हैं, यदि कोई पर्सन काम करता है तो उसको, उस एम्प्लॉय को यहां पर जॉब की 100% क्या होती है? सिक्योरिटी होती है। उसकी जॉब इजीली नहीं जाती है। दैट इज द क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पीपल यदि वर्क करता है तो उसके लिए पहले से वर्क के आवर फिक्स कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्योंकि ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में यदि कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो वो उसको वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, जैसे 9 to 5। इससे ज्यादा वो वर्किंग आवर में वर्क नहीं कर सकता है। यदि वो वर्किंग आवर में वर्क करता है, अंडरस्टैंड, यदि वो ज्यादा वर्क करता है तो उसको क्या मिलता है? उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। यदि वो ओवर टाइम करता है अपनी किसी कंपनी के अंदर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करती है, या यदि ऑफिस के अंदर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो करता है, तो उसको उस एक्स्ट्रा वर्क का, एक्स्ट्रा आवर का एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है। दैट इज द क्लियर। अब इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय एम्प्लॉयर। यदि वो जो टाइम फिक्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का, वर्क करने का, उससे ज्यादा वर्क करता है, उस टाइम यानी ओवर टाइम वो करता है, तो एम्प्लॉयर के द्वारा, कंपनी के एम्प्लॉयर जो होता है उसके द्वारा
उस एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है उस ओवर टाइम का। दैट इज द क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स सच एज प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स, पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, accommodation facilities and get pension after retirement। यदि कोई पर्सन ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा होता है तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज दी जाती हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉलो करनी होती हैं। वो कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं कि उसको जो प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी है वो प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद जो मेडिकल सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है, और यदि वो अपने वर्क के ड्यूरिंग हॉलीडे लेता है तो उस हॉलीडे का भी पेमेंट उसको दिया जाता है। उस हॉलीडे के जो पैसे हैं वो काटे नहीं जाते हैं, अंडरस्टैंड। यानी जो वो लीव ले रहा है उस लीव की भी उसको पेमेंट की जाती है। साथ के साथ उसको एकोमोडेशन फैसिलिटीज और रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन की फैसिलिटीज भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में दी जाती है। तो दैट इज द क्लियर कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पर्सन के लिए वर्क करने के लिए जो भी एक्ट बनाए गए हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में यदि कोई पर्सन वर्क करता है तो एक आवर के अंदर ही, एक फिक्स आवर के अंदर ही वो वर्क करता है। यदि एक फिक्स आवर से ज्यादा वो वर्क करता है तो उसको हम ओवर टाइम बोलते हैं, और उस ओवर टाइम का मनी उस पर्सन को एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज क्लियर। साथ के साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जॉब की सिक्योरिटी होती है, उसमें आपकी जॉब इजीली जाने वाली नहीं होती है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक पर्सन को डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज दी जाती हैं। उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है, यदि वो नौकरी सर्विस में है तो उसको एकोमोडेशन, आवास भी, एकोमोडेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। और यदि वो कोई लीव लेता है, इसमें लिखा हुआ पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडे, उसको हॉलीडे यदि वो लेता है तो उसकी भी पैसे उनको दिए जाते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज होती हैं ये आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो दैट इज द क्लियर। आई होप ये लेक्चर आपको, इस लेक्चर के थ्रू आपने एक गुड नॉलेज गेट की होगी।